हमारे साथ आज जो एक्सपर्ट जुड़ रहे हैं वो है ट्रेड बुल सिक्योरिटीज के सीनियर कमोडिटी रिसर्च एनालिस्ट भाविक पटेल साहब, सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट अनुज गुप्ता जी और साथ ही वी के वेल्थ वाइज एसोसिएट के यहाँ पे प्रोपराइटर और सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट वत्सल खेमका जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। भाविक पटेल साहब, ये एक तरफ तो ग्लोबल ईटीएफ है, दूसरी तरफ यहाँ पे ज्वेलरी की हिस्सेदारी है वो गिरावट कम देखने को, यहाँ पे जो है हिस्सेदारी कम देखने को मिल रही है। ये क्या समीकरण बनते हुए दिख रहे हैं सर? देखिए, स्ट्रक्चरल शिफ्ट हम देखने को मिल रहा है क्योंकि बट ऑब्वियस है कि अगर गोल्ड के प्राइसेस बढ़ेंगे तो ज्वेलरी जो है उसकी डिमांड जो है कम रहती है। अभी अब तक 2 साल पहले क्या हो रहा था कि गोल्ड ईटीएफ की हमारे यहाँ जो हम बोल सकते हैं कि नॉलेज जो थी, जो ईटीएफ के वेन्यूज थे वो काफ़ी लिमिटेड थे। तो उसकी वजह से लोग जो अगर सोना बाय करना चाहते थे तो उनके पास हालांकि कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था, इधर गोल्ड सोवेरियन बॉन्ड, बट वो भी 5 साल या 8 साल के लिए फिक्स रहता था, और या तो फिर ज्वेलरी। बट ये हाई प्राइस पे भी ज्वेलरी जो है वो काफी लोग अफोर्ड नहीं कर रहे। ईटीएफ के वेन्यूज जो है वो काफी ओपन हो गए, सेबी ने भी रजिस्टर्ड कर दिए। तो उसकी वजह से हम देख रहे हैं कि कैलेंडर ईयर 25 में हमने रिकॉर्ड ईटीएफ देखा। और इनफैक्ट अगर ग्लोबल होल्डिंग्स भी देखे तो 801 मेट्रिक टन जो है वो कैलेंडर ईयर 25 में ईटीएफ में। तो अभी ये स्ट्रक्चरल शिफ्ट हो रहा है कि जहाँ पे ज्यादा पैसा ज्वेलरी में इन्वेस्ट करने से बेहतर लग रहा है लोगों को कि ईटीएफ में एज एसआईपी इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि वो थोड़ा अफोर्डेबल है। अगर मेरे पास 10,000 या 15,000 है तो मैं गोल्ड की ज्वेलरी नहीं ले सकता, मैं आई थिंक कॉइन्स नहीं ले सकता, बट डेफिनेटली अगर जब भी प्राइस करेक्ट होते हैं तो वो मैं ईटीएफ में इन्वेस्ट कर सकता। तो आई थिंक यही स्ट्रक्चर शिफ्ट हम देख रहे हैं कि जहाँ पे 2 साल पहले हार्डली कोई गोल्ड में ईटीएफ में इन्वेस्ट कर रहा था, अभी अगर देखें तो लोग ज्वेलरी कम प्रेफर कर रहे हैं बिकॉज ऑफ हाई प्राइसेस, मेकिंग चार्जेस, और उसके बदले ईटीएफ ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं। ठीक है। यहाँ पे अब हम और भाविक जी के पास में आना चाहूँगा। भाविक जी, एक चीज़ समझाइए हमारे दर्शकों को, ये पूरा जो घटनाक्रम ट्रम्प को लेकर हो रहा है यहाँ पर, ईरान को लेकर हो रहा है यहाँ पर, कि भाई खबरें ये थी कि भाई बातचीत निकल के होगी, यहाँ पे एक पेशकश की गई ईरान की तरफ से, यहाँ पर ये देखिए प्रस्ताव दिया गया था खोलने का, और प्रस्ताव को लेकर जो है चर्चा जो है अमेरिका में कहा कि भाई हम लोग चर्चा करेंगे इसके ऊपर। लेकिन ये जो खबर निकल के आ रही है कि बहुत ज़्यादा खुश नहीं है ट्रम्प इस चीज़ों को जो पेशकश की गई है। उनका कहना है कि हमारा जो असली अल्टीमेटम है, जो हमारा जो पूरा फोकस है वो है कि भाई हथियारों को जो है वो न्यूक्लियर हथियारों को जो है उसके ऊपर पाबंदी लगाई जाए, उसको यहाँ से ईरान से हटाया जाए यहाँ पर। लेकिन सर वहाँ पे बात बनती हुई नहीं दिख रही है, वहाँ पर पेच जो है वो दिख रहा है। आप कैसी स्थितियां देख रहे हैं ग्लोबल अनसर्टेनिटी के लिहाज से यहाँ पर गोल्ड और सिल्वर के को अगर देखना हो तो? देखिए, इनिशियली तो ये जब तक ये जो कॉन्फ्लिक्ट रहेगी तब तक मुझे नहीं लग रहा कि गोल्ड और सिल्वर में ज़्यादा तेज़ी रहेगी, क्योंकि देखिए ये कॉन्फ्लिक्ट की वजह से जब तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ क्लोज है तब तक हम देखेंगे कि क्रूड के प्राइसेस है वो एलिवेटेड रहेंगे, और उसकी वजह से महंगाई जो है वो कंटिन्यू रहेगी, जो अगेन सेंट्रल बैंक के लिए, सेंट्रल बैंक जो है वो रेट कट नहीं करेंगे। गोल्ड और सिल्वर के लिए थोड़ा नेगेटिव है। और यूजुअली ये भी रहता है कि सिल्वर के लिए एनवायरनमेंट ऐसा कंडक्टिव होना चाहिए कि जहाँ पे इकोनॉमी एक्सपांड हो, क्योंकि सिल्वर जो है वो 60% इंडस्ट्रियल मेटल है। तो अभी के लिए हमने देखा है जब से वॉर शुरू हुआ तब से गोल्ड और सिल्वर थोड़ा लैगर्ड है, और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये कंटिन्यू रहेंगे। जब तक कोई पी स्टॉक में ब्रेक थ्रू नहीं होता तब तक मुझे नहीं लग रहा गोल्ड और सिल्वर में कोई तेजी आएगी। और अभी के लिए देखें तो कोई भी कॉमन पॉइंट मिल नहीं रहा है, जहाँ पे यूएस की डिमांड है और ईरान की डिमांड है वहाँ पे कोई कॉमन नहीं है। तो मुझे लग रहा है कि ये अनसर्टेनिटी कंटिन्यू रहेगी। शायद यस, वापस से आई थिंक जो वॉर है वो नहीं होगी, बट अगेन ये जो हम देख रहे हैं कि अभी के लिए सीज फायर है वो कंटिन्यू रहेगी, और जो बातचीत है वो शायद चलेगी। बट शॉर्ट टर्म में मेरा गोल्ड और सिल्वर के लिए अभी भी ट्रेंड जो है वो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ थोड़ा नेगेटिव है, जब तक कोई पी स्टॉक की पॉजिटिव ब्रेक थ्रू नहीं होती तब तक। ठीक है। लेकिन अब हम लोग एनर्जी जो है यहाँ पे मीटर की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे एनर्जी मार्केट में क्या चल रहा है उसके ऊपर भी आपको बताते हैं। यहाँ पे कच्चे तेल और नेचुरल गैस में तो हम लोग देख ही रहे हैं, ज़बरदस्त एक्शन है। जिस तरीके से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में स्थितियाँ बनती हुई देखिए, अभी तक देखिए जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है वो बंद है, तमाम कोशिशें जो है वो फेल होती हुई देखिए। आपके सामने स्क्रीन पर लेके आते हैं कि क्या क्रूड की स्थिति है। चाहे आप यहाँ पर देखें WTI करीब 1.49% की तेजी, 97 करीब $98 के आसपास आ गया। और आप देखिए कल 107 के आसपास था ब्रेंट, आज 109 के आसपास, बल्कि 110 की तरफ बढ़ रहा है। यहाँ पे 1.39% के आसपास की जो है तेजी देखने को मिल रही है। M6 पे क्रूड में
करीब यहाँ पर भी वही इतनी स्थिति है तेजी की, यहाँ पर करीब 9,224 के भाव जो हैं वो देखने को मिल रहे हैं। यानी कि एनर्जी बास्केट में ज़बरदस्त एक्शन जो है वो देखने को मिल रहा है। वजह जो है वो ईरान और अमेरिका है यहाँ पर। अब एक रिपोर्ट आई है, वो मैं दर्शकों के सामने जो है रखना चाहता हूँ, फिर हम अपने जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे फटाफट से राय लेते हुए दिखेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर आप सर मैं आपसे एक बार रिपोर्ट को अगर दिखाएं तो जो गोल्डमैन सैक्स है उसकी एक रिपोर्ट आई, उसने कहा कि भाई 90 तक जो है वो ब्रेंट क्रूड जा सकता है यहाँ पर। और उन्होंने एक खास तौर पे एम्फोसिस किया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल जाए तो भी 90 तक जा, इस तरह की स्थिति है कि 90 तक बना रहेगा ये। तो मेन जो काम की बात ये है इसके अंदर, रिपोर्ट के अंदर, कि 90 तक रह सकता है अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल भी जाता है तो। और उन्होंने कहा कि कोटक सिक्योरिटीज की भी रिपोर्ट आई, 105 बैरल तक की जो स्थिति है वो जाती हुई दिख सकती है यहाँ पर। उनका ये मानना है यहाँ पर एमसीएक्स पे जो भाव है वो 9,400 से लेके 99,000 तक जो है मतलब 9,900 तक जो है वो जाता हुआ दिख सकता है। सबसे पहले भाविक सर मैं आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहूँगा यहाँ पे। जो ये रिपोर्ट आई है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल भी जाता है तो भी 90 के आसपास जो रहेगा यहाँ पे क्रूड, आप इस रिपोर्ट को कैसे देख रहे हैं सर? ये सही है, क्योंकि जो हमने देखा था कि बीच में जो एनर्जी स्ट्रक्चर पे डैमेज हुआ था, स्पेशली ईरान ने जो मिडिल ईस्ट के पोर्ट्स जो थे, रिफाइनरीज जो थे, उसके ऊपर जो डैमेज किया था। तो इनफैक्ट स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ओपन भी हो जाता है तो प्री वॉर प्रोडक्शन जो है उसको आते आते मिनिमम 3 मंथ्स या 4 मंथ लगेंगे। तो ऐसा नहीं है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हो गए तो एकदम से ऑयल फ्लो होगा। हाँ, जो टैंकर्स जो खड़ी है वो फ्लो होंगी, बट नई प्रोडक्शन और जो प्री वॉर प्रोडक्शन को आने में 3 से 4 महीने लगेंगे। तो उसकी वजह से लग रहा है कि अगर शायद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ओपन होगा तो डेफिनेटली कच्चे तेल में हमने एक जरूर से करेक्शन देखेंगे, बट वो सस्टेनेबल इसीलिए नहीं रहेगा क्योंकि जो डैमेज है वो रिपेयर करने में टाइम लगेगा। तो उसकी वजह से हम देख रहे हैं कि ये सारे रिपोर्ट्स वो भी बता रहे हैं कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ओपन होता है तो भी प्राइसेस थोड़ा एलिवेटेड रहेंगे। और जब तक मुझे लग रहा है कि ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद रहेगा तब तक और प्राइसेस बढ़ेंगे। क्योंकि देखिए अभी अगर ये मिड ऑफ मई में अगर ओपन नहीं होता तो वर्ल्ड की ऑयल की इन्वेंटरीज जो है वो 10 साल लो हो जाएगी, क्योंकि अभी दिख रहा है कि ऑयल प्रोडक्शन के बाद मूव ही नहीं हो रहा है। तो आई थिंक ये भी एक क्रिटिकल है। तो जब तक जितना भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ओपन नहीं होता तब तक प्राइसेस बढ़ेंगे, और अगर ओपन भी होता है तो ऐसा नहीं है कि $80 के नीचे ही सस्टेन करेंगे। एक यस डेफिनेटली एक हम करेक्शन देखेंगे, बट उसके बाद प्राइसेस थोड़े वापस से तेजी आ सकती है। एनर्जी पूरी बास्केट के ऊपर अब हम लोग बढ़ते हैं यहाँ पे बेस मेटल्स की तरफ। बेस मेटल्स में देखें तो उसमें भी ज़बरदस्त एक्शन देखने को मिल रहा है। तमाम जो फैक्टर्स है देखिए आपके सामने स्क्रीन पर, कॉपर जो है एक हल्की बढ़त दिखा रहा है यहाँ पे। निकल में कल भी एक अच्छी तेज़ी थी और आज भी देखिए 1% से ऊपर की तेज़ी देखने को मिल रही है। जिंक में मुनाफा वसूली है। लेड की बात करें तो यहाँ पे देखिए एक हल्की तेज़ी, और एल्यूमिनियम में एक हल्का दबाव जो है 1/4 के आसपास देखने को मिल रहा है। भाविक सर इस पूरे पैक में आपकी टॉप पिक कौन सी रहेगी सर? देखिए पूरे पैक में एल्यूमिनियम मुझे अभी भी पॉजिटिव लग रहा है। एल्यूमिनियम ही बाय करके चल सकते हैं। मे कॉन्ट्रैक्ट है वो 372 के करीब बाय कर सकते हैं। 380 के टारगेट के लिए 3 से 4 दिन का व्यू रख सकते हैं, और स्टॉप लॉस रहेगा 370 का। ठीक है, हर एक सेक्टर के ऊपर, हर एक यहाँ पर थीम के ऊपर बता दिया आपको। अब सबसे पहले भाविक सर आपकी तरफ से डिस्क्लेमर प्लीज। जी, जो भी मैंने एडवाइस दी है क्लाइंट को एडवाइस हो सकती है और उनकी पोजीशन हो सकती है। मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में कोई कमोडिटी की पोजीशन नहीं है। तो ये ओवरऑल जो था हमने पर्सपेक्टिव रख दिया। तो तीनों जो गेस्टों का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय दिया और हमारे साथ जो है इंपॉर्टेंट जानकारियाँ साझा करी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर शो को वाइंड अप करने से पहले आपको एक इम्पॉर्टेंट जानकारी दे देते हैं कि अगर आप कमोडिटी में ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आप धन ऐप को जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर इस ऐप में टेक्निकल चार्ट के अलावा कई फंडामेंटल्स चीज़ें हैं जो आपके लिए आगे जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट, जिस लिहाज से, चाहे वो ट्रेडिंग के लिहाज से हो या फिर आगे फंडामेंटल के लिहाज से, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाइए, वहाँ पे चैट बॉक्स आपको दिखेगा, वहाँ पर भी जो है इसका लिंक आपको मिल जाएगा। वहाँ पर ऐप को डाउनलोड कीजिए और मौके का फ़ायदा उठाइए। तो फिलहाल के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।